औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सैनशीन पर तशरीफ़ फरमा क़ाइदीन मजलिस, उम्मीदवार हल्क़ असम्बली जुबली हिल जनाब फराज साहब, सुनने वाले बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माब पर्दानशीन माँ और बहनों, इंतख़ाबात का वक्त है और इंतख़ाबात में आपके दरमियान में कई उम्मीदवार हैं, कई सियासी जमातें हैं और हर कोई यही बात कहता है कि मैं अच्छा, मेरी पार्टी अच्छी, आप इसके हक़ में वोट का इस्तेमाल करें। मैं हरगिज़ व क़तई ये बात कहने के लिए आपके दरमियान में नहीं आया हूँ कि मैं अच्छा या मेरी जमात अच्छी। ये बात इसलिए नहीं कहूँगा क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ़ मेरी जमात नहीं है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपकी जमात है, हम मुसलमानों की जमात है, हमारी पहचान है, हमारी आन है, हमारी बान है, हमारी शान है। हिंदुस्तान के सियासी मंजर पर अगर हम नज़र डालते हैं तो हमको हर तबका या फिर हर कास्ट या हर किसी की अपनी आवाज़ हिंदुस्तान की सियासत में सुनाई देती है। अगर कोई पंडित है तो उसकी आवाज़, अगर कोई ब्राह्मण है तो उसकी आवाज़, अगर कोई दलित है तो उनकी आवाज़, अगर कोई यादव है तो उनकी आवाज़, अगर कोई रेड्डी है तो उनकी आवाज़, कोई राव है तो उनकी आवाज़, कोई वेलमा है तो उनकी आवाज़, हर किसी की आवाज़ है। और अगर किसी की आवाज़ चाहे वो छोटी ही होने दो या हैदराबाद में है तो मुसलमानों की, अक़लियतों की और कमज़ोर लोगों की अगर कोई आवाज़ है तो वह सिर्फ़ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोई तारुफ़ की मोहताज जमात नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बरसा बरस से काम करती आई है, खिदमत कर रही है और आवाम के दरमियान में रहती है। और यहाँ के इन कॉलोनीज़ में आज अगर हमारे भाई और हमारे घर हैं तो कभी एक वक्त था कि यहाँ के रहने वालों के घर पुराने शहर में भी थे, उनके अजीज़, उनके रिश्तेदार पुराने शहर में आज भी रहते हैं। वो बखूबी वाकिफ़ हैं कि किस मेहनत, किस कोशिश के बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ये मुकाम हासिल हुआ और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज जहाँ खड़ी है, इस मुकाम को पहुँचने में काफ़ी बरस लगे। मजलिस की अपनी एक तारीख़ है। जब हमारे तख्त व ताज अजायब घर की जीनत बन चुके थे, हमारी लहलाती हुई खेतियाँ उजड़ चुकी थीं, हमारी इस्मतें व इज़्ज़तें लुट रही थीं और हमारे सरों पर खौफ और मायूसी के बादल थे, वैसे उस वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हिया हुआ अल्लाह फ़ख्र मिल्लत अब्दुल वाहिद अवैसी की ख़ब्र को नूर से भर दे कि उन्होंने हिया किया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया तो सबसे पहला इलेक्शन सालार मिल्लत
मरहूम सदर अलाद सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी साहब मल्लेपल्ली से लड़े और वहाँ से रुकने बल्दिया बने। रुकनी बल्दिया बनने के बाद एक सियासी जिद्दोजहद के सफ़र का आगाज़ हुआ और फिर उसके बाद में सालार मिल्लत ने अपनी सियासी ज़िंदगी में दो मिनिस्टरों को हराया और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे बनकर ऐवान असम्बली में गए। ऐवान असम्बली में मुसलसल 25 बरस से ज़ायद नुमाइंदगी करते रहे और फिर एक वक्त आया 1984 में जब पार्लिमानी इंतखाबात में हैदराबाद की पार्लियामेंट की नशिस्त से लड़े और हैदराबाद के रुकने पार्लियामेंट बने। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सियासी सफ़र को यही नहीं बल्कि 80 के दहे में कई बरस के बाद अजीम तर बल्दिया आज है, लेकिन उस दौर में MCH था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद था। तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद पर मजलिस ने कब्जा किया और मेयर बनने का मौका आया तो उस वक्त मजलिस ने एक दलित को शहर हैदराबाद का मेयर बनाया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को देखते हुए यही वो कांग्रेस थे जिसने पहले म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद अलग था, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ सिकंदराबाद अलग था। तो उस वक्त मजलिस की कामयाबी को रोकने के लिए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ हैदराबाद में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ सिकंदराबाद को मिला दिया। उसके मिलाने के बाद बावजूद भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बड़ी जमात बनकर आई तो इस कांग्रेस को ये भी अच्छा नहीं दिखा कि हैदराबाद मजलिस के हाथ में है, हरे झंडे वालों के हाथ में है। तो उन्होंने फिर क्या किया, GHMC बनाया, ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, और फिर बड़े बड़े बल्दी हलके कर दिए और शहर के हुदूद को आगे बढ़ाकर मंसूबा और मकसद क्या था कि मजलिस को हैदराबाद की बल्दिया पर जो कब्जा है इस कब्जे को रोकना और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इख्तिदार को ख़त्म करना। ये इनकी साजिश रही। आज से नहीं बल्कि बरसा बरस से ये कोशिश करते रहे कि कुछ भी हो मजलिस के कदम आगे ना बढ़े, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आगे बढ़ते गई। मैं बताना ये चाह रहा हूँ नौजवानों को कि मजलिस का जब अहिया हुआ तो उस वक्त भी हैदराबाद के कई बड़े बड़े लोग अखबारात सिया होते थे मजलिस के खिलाफ और ये बात कहते थे कि क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की, क्या जरूरत है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासत में हिस्सा लेने की, क्योंकि वो यही कहते थे कि ऑपरेशन पोलो और पुलिस सेक्शन में हजारों नहीं लाखों मुसलमानों के घर उजड़े, मुसलमान शहीद हुए, उनका कत्ल हुआ, इज्जतें लुटी, इस्मतें लुटी। क्या ये नाकाफी है? क्या दिल नहीं भरा अब्दुल वाहिद ओवैसी और सलाहुद्दीन ओवैसी का कि मजलिस का हिया करें? तो हमने उस वक्त इन आवाज़ों की परवाह नहीं की और इन आवाज़ों पर तवज्जो नहीं दी। मजलिस का हिया किया और जलसे किए। यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, वो गवाही देंगे कि एक वक्त ऐसा भी होता था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों में कोई लाइट देने वाला नहीं होता था। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलसों में स्टेज पे बैठने वाला नहीं होता था। मजलिस के जलसों में सामाईन में बैठने वाला नहीं होता था। बाप तकरीर करता तो बेटा सुनता, बेटा तकरीर करता तो बाप सुनता। अखबारात लिखते थे कि बाप और बेटे की जमात है, एक बूढ़ा बाप है और एक नौजवान बेटा है, बस यही जमात को चला रहे हैं। लेकिन हमने इसकी परवाह नहीं की। अगर उस वक्त अगर रुक जाते, कदम डगमगा जाते या ठहर जाते तो आज का दिन जो आप हम देख रहे हैं ये डाइस भरा हुआ,
ये कुर्सियों पे बैठे हुए ये मौज़िज़ीन, ये सुनने वाले नौजवानों की तादाद, बैठे हुए बुजुर्गों की तादाद, ये आज हमको दिखाई नहीं देती थी अगर उस वक्त अगर हम अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक लेते। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सिर्फ इख्तियार या इलेक्शन को जीत कर ऐवानों में कुर्सियों की जीनत नहीं बने या ऐवान की जीनत नहीं बने, बल्कि हमने काम किया और हमने काम के जरिए अपनी पहचान को मजबूत बनाई, अवाम के दिलों को जीता। हम सिर्फ हल्क़े असेंबली की तादाद बढ़ाते नहीं गए या बल्दिया पे कब्जा करते नहीं रहे या फिर रुकने पार्लियामेंट नहीं बने, बल्कि हमने ये सोचा कि हकीकी फातेह वो नहीं होता जो असेंबली के सीट जीत ले या पार्लियामेंट की सीट जीत ले या बल्दियात पे कब्जा कर ले। हकीकी फातेह वो होता है जो दिलों को फतेह कर ले, और मजलिस ने आपके दिलों को फतेह किया, दिलों में जगह बनाई, और यही सिलसिला जारी रहा। सियासी तौर पर जिद्दोजहद की ये दारुस्सलाम आज आप जो देखते हैं, दारुस्सलाम का मुकदमा करीब 20 बरस से जायद अब्दुल वाहिद ओवैसी ने हाई कोर्ट में लड़कर कोर्ट से फैसले के बाद दारुस्सलाम को हासिल किया। दारुस्सलाम हासिल हुआ तो सबसे पहले दारुस्सलाम में एक स्कूल का आगाज किया, यहां से काम शुरू हुआ, और उसके बाद क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने अहिया के वक्त नारा दिया कि मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करेंगे, मुसलमानों की माशी पसमानदगी को दूर करेंगे और मुसलमानों को एक मरकज सियासी पे जमा करेंगे, ये हमारे वादे थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अहिया मजलिस से लेकर आज तक क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपने अहिया के वक्त किए गए वादों से इन्हिराफ किया या उन वादों पर कायम है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की सियासी जिद्दोजहद का नतीजा है कि अखिलती फाइनेंस कॉरपोरेशन, माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर बनी। कब बनी? 1984 में। 1984 में बनी। आज हिंदुस्तान के कई रियासतें हैं जहां पे माइनॉरिटी का डिपार्टमेंट नहीं, माइनॉरिटी का अलग महकमा नहीं, लेकिन हमारी रियासत में है। अरे आज आपको गौर और फिक्र करनी होगी इस बात पर कि मैं राजस्थान जाकर आया आज से चंद दिन पहले, तो राजस्थान में मैंने ढूंढा, पता करने की कोशिश की कि क्या सारे राजस्थान में मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का क्या कोई मेडिकल कॉलेज है, क्या कोई हॉस्पिटल है? तो ढूंढने पर पता चला कि सारे राजस्थान में एक भी मुसलमानों का, माइनॉरिटीज का मेडिकल कॉलेज नहीं है। आप अंदाजा लगाओ। और आज जिस जमात पर तनखीरें की जाती हैं, जिस जमात पे उंगलियां उठाई जाती हैं, जिस जमात की क़यादत को सौदेबाज कह के मुखातिब किया जाता है, अरे आज उस जमात का अपना मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, MBA कॉलेज है, MCA कॉलेज है, फार्मेसी कॉलेज है, आर्किटेक्चर कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, फिजियोथेरेपी कॉलेज है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज का, मेडिकल का वो भी है कॉलेज, और सुपर स्पेशलिटी इन मेडिकल कोर्स वो भी है, MD भी है, और उसके बाद में हमारे पास मास्टर्स भी है, MBA मास्टर्स है, तो ME भी है, हमारे पास BSc नर्सिंग है, तो MSc नर्सिंग है, फिजियोथेरेपी है, तो मास्टर्स भी है, हमारे पास अपने एक नहीं 2 दवाखाने हैं, एक 1200 बिस्तर का, तो एक करीब 2000 बिस्तर का दवाखाना है।
और आज फिर लोग पूछते हैं कि क्या किया। अरे मजलिस ने क्या नहीं किया। अरे दिल हमारा जलता है, तकलीफ होती है जब तोहमतें लगती हैं, इल्जाम लगता है। अरे इस शहर हैदराबाद को हमने सिर्फ अपने पसीने से नहीं सेंचा। अरे जब जरूरत पड़ी तो अकबरुद्दीन ओवैसी ने इस सरजमीन दक्कन और हैदराबाद को अपने खून से भी लाल किया है, अपना खून भी दिया है। अरे हमने काम किया। हम सिर्फ जज्बाती तकारीर या नारेबाजी नहीं करते, हमने काम किया। हजारों डॉक्टर्स निकले, हजारों इंजीनियर्स, मास्टर्स निकले। आज तनकीद करने वालों से मेरा सवाल है कि आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। अरे एक तरफ आज सियासी माहौल को हम देखते हैं तो कैसा माहौल है कि एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। किसका साथ दिया? किसका विश्वास लिया? किसका विकास हुआ? घर वापसी के नाम पर मारा गया, लव जिहाद के नाम पर मारा गया, बीफ के नाम पे लिंचिंग की गई, बाजारों में मारा गया, हमारे बच्चों को जेल में डाला गया, हिजाब के नाम पर बच्चियों को पढ़ने से रोका गया, हमारे बस्तियों में बुलडोजर चला दिए, आबादियों को गिरा दिए, जेल में, कोर्ट कस्टडी में, पुलिस की कस्टडी में, हाथों में बेड़ियां हैं, गोलियां मार कर मार दिया गया। यह है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। तो दूसरी तरफ एक नई दुकान खुली है, मोहब्बत की दुकान। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा इख्तिदार अगर किसी का रहा तो किसका रहा? यही नेहरू गांधी खानदान का रहा। और इन्होंने क्या दिया? 50,000 फिसादात के लुटे हुए, पिटे हुए मुतासिरीन के गुस्सों को थमाने के लिए कमीशंस। कौन सी कमीशन? अरे मेरे पास पूरी फेरिस्त है, अगर मैं फेरिस्त बयान करूं तो परेशान हो जाएंगे, बोल नहीं सकेंगे। 50,000 फिसादात की फेरिस्त लेकर आया हूं। जवाब दे सकते हो तो दे दो। कांग्रेस के तर्जुमान बन के फिरने वालों, हिंदुस्तान की आजादी से लेकर आज तक 55,000 फिसादात का तोहफा दिया। 1961 बड़े बड़े फिसादात, जबलपुर का, मध्य प्रदेश का, वहां चीफ मिनिस्टर कौन? कांग्रेस के KN कटजू थे। अक्टूबर 1962 का अलीगढ़ उत्तर प्रदेश का फिसाद, कांग्रेस का चीफ मिनिस्टर CV गुप्ता था। अक्टूबर 1962 मीरठ उत्तर प्रदेश का फिसाद, CV गुप्ता वहां का चीफ मिनिस्टर कांग्रेस का। मार्च 1964 कलकत्ता, वेस्ट बंगाल और जमशेदपुर बिहार में रोरकिला, ओडिशा का फिसाद, चीफ मिनिस्टर कौन? वेस्ट बंगाल के चंद्रसेन कांग्रेस पार्टी के। बिहार के चीफ मिनिस्टर कौन? KB सहाय। और ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन? कांग्रेस के बीरेन मित्रा। अरे मेरे पास फेरिस्त है, बयान करते जाऊं तो घंटा लग जाएगा। 1968 करीमगंज का फिसाद, आसाम, चीफ मिनिस्टर कौन? BP छला। 1969 सितंबर अहमदाबाद गुजरात का फिसाद, कांग्रेस, वहां के गुजरात हितेंद्र K देसाई। 1970 का फिसाद, भिवंडी का फिसाद, महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र कौन? कांग्रेस के वसंतराव P नायक। 1974 का दिल्ली का फिसाद, उस वक्त भी कौन थे हुकूमत में? कांग्रेस थी दिल्ली में, हिंदुस्तान में हुकूमत थी, यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन हुकूमत हिंदुस्तान में तो कांग्रेस की थी। फिर 1978 में हैदराबाद का फिसाद, मर्री चन्ना रेड्डी चीफ मिनिस्टर। जमशेदपुर बिहार का फिसाद 1979 में
कांग्रेस उस वक्त भी थी। 1980 मुरादाबाद का फिसाद, चीफ मिनिस्टर कौन थे? वीपी सिंह थे। 1981 का फिसाद, बिहार शरीफ का फिसाद, जहां पे जगन्नाथ मिश्रा कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। 1981 का फिसाद, हैदराबाद में टी अंजया उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे। 1982 मेरठ का फिसाद, चीफ मिनिस्टर कौन थे? श्रीपद मिश्रा कांग्रेस के थे। 1982 में बड़ौदा गुजरात का फिसाद कौन थे? कांग्रेस के माधो सिंह सोलंकी चीफ मिनिस्टर थे। 1983 नीली का फिसाद, कितने लोग, हजारों लोग नीली में आसाम में मारे गए, उस वक्त कांग्रेस ही का चीफ मिनिस्टर थे। क्या इस बात से इनकार करोगे? भिवंडी का फिसाद, मलियाबाद का फिसाद, अरे अजमेर का फिसाद, जयपुर का फिसाद, कितने फिसादात बताऊं? और आज फिर हमारे हमदर्द बन के आते हैं और कहते हैं हम पर इल्जाम कि गोशामहल नहीं गए। सुने ना आप लोग, मजलिस गोशामहल नहीं गई। अरे कांग्रेसियों, पहले फैसला कर लो, हमारे जाने से बीजेपी हारेगी या हमारे नहीं जाने से बीजेपी हारेगी? पहले ये तो फैसला कर लो। उत्तर प्रदेश गए तो बोले योगी को जिताने गए, गोशामहल नहीं गए तो बोल रहे हैं कि बीजेपी को जिताने के लिए नहीं गए। ना इधर ही चैन है ना उधर ही चैन है। अरे दीवानों, पहले फैसला कर लो, जाने में शिकस्त है या नहीं जाने में शिकस्त है? अरे आज जुबली हिल्स, अभी जानी मियां ने कहा 80 के दहे से हम लड़ते आए हैं। और क्या मैंने बल्दिया इलेक्शन में नहीं कहा था कि हम लड़ेंगे? अरे हम जुबली हिल्स जीतना चाहते हैं और इंशाल्लाह जीतेंगे जरूर हम। आप बताओ, आज कह रहे हैं कि गोशामहल नहीं गए। अरे बाबा, और फिर इल्जाम अजहर को ला दिए। एक अजहर आया तो बर्दाश्त नहीं। अरे मैं पलट के कह रहा हूं, हिंदुस्तान में हमारी एक ही आवाज है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्या वो बर्दाश्त नहीं? क्या तुमको मजलिस बर्दाश्त नहीं? हिम्मत है तो आरएसएस के टिल्लू बोल दे, हिम्मत है तो बोल दे कि हमें मजलिस बर्दाश्त नहीं है। बोलने की हिम्मत भी नहीं है। बोलना, अगर मर्द का बच्चा है तो बोल कि मजलिस बर्दाश्त नहीं। बोल, नहीं बोल सकते। अगर वो बोलेंगे तो पूरे तेलंगाना में मुसलमान फिर फिरा के बदला लेगा। ये इनको मालूम। मेरा भाई मुझसे नाराज होगा, मेरे भाई के दिल में मेरे लिए शिकायत होगी, मेरे भाई के दिल में मेरे लिए नाराजगी होगी, मेरे लिए गुस्सा होगा, मेरे लिए बरहमी होगी, मेरे से शिकायत होगी, मेरे से शिकवा होगा। लेकिन रेवंत, तू ये ना भूल कि ये मेरा भाई है, मैं इनका भाई। और ये भाइयों की जमात मजलिस है, बड़े बड़े भाइयों के भाई हैं। लेकिन आज सिर्फ इल्जाम। अरे आज मैं खड़ा हूं तो काम करके खड़ा हूं, मैं खड़ा हूं तो काम करके खड़ा हूं। अगर इतनी मुसलमानों से मोहब्बत है, मुसलमानों का इतना ख्याल था, आरएसएस के टिल्लू, तू तो लड़ रहा था ना कामारेड्डी, अजहर को कोडंगल लड़ा देना था, जिताना था। सही है ना? कोडंगल की जगह गोशामहल तू लड़ लेना था। सही है गलत? अरे आप बताओ, करेंगे कुछ नहीं, बस सिर्फ
अरे 119 सीट में 9 पे हम लड़ रहे हैं, 110 तो छोड़ दिए ना, लड़ लो, लड़ लो, राव लड़ लो, रेड्डी लड़ लो, सब लड़ लो, जिसको लड़ना है लड़ लो, ये हमको छोड़ दो। पूरा मुल्क तुम्हारा है, इख्तिदार तुम्हारा, ताकत तुम्हारी, हमारे पास सिर्फ ये 2 4 6 8 सीट, वो भी हम दे देना। क्या है बताओ? सबसे पिछड़ा हुआ मैं, सबसे कमजोर मैं, सबसे पीछे मैं, और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं तो तुम, अरे ये नेहरू गांधी खानदान की नई आदत नहीं, पुरानी आदत है। यही नेहरू ने अब्दुल वाहिद ओवैसी को भेजा था एक खत, सालार को भेजा था एक खत कि ले जाओ अपने ज़ईफ बाप से दस्तखत करवा लो, तुम्हारे बाप को जेल से छोड़ देंगे। खत में क्या था कि अब्दुल वाहिद ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, मैं ऐलान करता हूं कि मजलिस सियासत में हिस्सा नहीं लेगी। दस्तखत कर देते तो छूट जाते, लेकिन उस वक्त दस्तखत नहीं की तो आज ये दिन हम देख सक रहे हैं। इस बात को समझना। और यही इंदिरा गांधी क्या दारुस्सलाम नहीं आई? बुजुर्ग बैठे हैं यहां पे, गवाही देंगे। क्या इंदिरा गांधी दारुस्सलाम को नहीं आई? आई थी। जब आती बोली तो दावत दी गई। दावत के साथ एक शर्त थी कि दारुस्सलाम में कांग्रेस का एक झंडा नहीं लगेगा। आना है तो हमारे झंडे के साए में आके बैठना। बैठे या नहीं, बुजुर्गों से पूछो, ये तारीख है। मजलिस काम करी, मजलिस ऐसे ही नहीं। अरे आज लोग कहते हैं या लोग यहां खड़े सवाल करेंगे कि अकबर ओवैसी तुमने क्या किया? मैं बताता हूं मैंने क्या किया। 2004 में मजलिस का फ्लोर लीडर बना। उस वक्त माइनॉरिटी का बजट क्या था मालूम आपको? 2004 में जब मजलिस का फ्लोर लीडर बना तो माइनॉरिटीज का बजट 16 करोड़ था। कितना? 16 करोड़। और आज क्या है? 2200 करोड़। ये काम किया 2200। कर्नाटक में कांग्रेस है, क्या 2200 है? नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत है, क्या 2000 करोड़ है? नहीं है। 482 करोड़ कुछ है। अरे आप बताओ, लोग पूछते हैं मजलिस ने क्या किया? अरे मजलिस ने कुछ नहीं किया। ये हमारी कौम के इत्तेहाद और जिंदा शऊर ने यह काम किया कि राव हो या रेड्डी हो, मुसलमानों का काम करना ही पड़ा, करना ही पड़ा। यह आपकी कामयाबी है, आपके सियासी शऊर की कामयाबी है, आपके इत्तेहाद की कामयाबी। अरे आज ज्यादा दूर नहीं, तेलंगाना के तश्कील से पहले मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप क्या थी? 40 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये। अरे मेरे जिंदगी का सबसे बड़ा अगर कोई कारनामा है तो वो ये है कि मैंने मुस्लिम माइनॉरिटी स्टूडेंट्स की स्कॉलरशिप को ऑन पार विद SC, STs एंड BCs करवाया। ये कामयाबी। अरे आज अगर 2200 करोड़ का बजट है, मैं यहां खड़ा हूं ऐसे मुकाम पर जहां पढ़े लिखे लोगों की तादाद ज्यादा है, संजीदा लोग हैं, मालूमात रखने वाले लोग हैं, काबिल लोग के दरमियान में खड़ा हूं और आज बताता हूं आपको। सुनिएगा, सुनिएगा, मेरी एक एक जुमले को सुनो। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप
9 बरस में, 9 years में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप 474 करोड़, 474 करोड़ बेनिफिशियरीज, मुस्लिम बच्चों की बात कर रहा हूं, बेनिफिशियरीज 14,27,714, रिएम्बर्समेंट ऑफ ट्यूशन फीस, कितने पैसे खर्च हुए मुसलमान बच्चों पर? 1,748 करोड़। कितना? 1,748। नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज 10,01,561, 10,01,561। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप्स 21 करोड़, बेनिफिशियरीज 87,225। सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप मतलब मास्टर्स करने के लिए मैंने स्कीम निकाली, चीफ मिनिस्टर से मजबूर कर कर, तो वो स्कीम की वजह से बच्चे यूके गए, यूएसए गए, न्यूजीलैंड गए, ऑस्ट्रेलिया गए पढ़ने के लिए। जुमला कितना पैसा खर्च हुआ अब तक? 492 करोड़ 492 करोड़। कितने बच्चे गए? 3,224। टिमरीज रेजिडेंशियल स्कूल, रहना, खाना, सोना, कपड़ा, किताब, पढ़ना वहीं रहकर। अब तक कितना खर्च हुआ मालूम? 9 बरस में 3,068 करोड़ रुपया। मैंने कहा सीएम साहब बच्चे 10th तक पढ़ रहे, इसके बाद क्या? तो बोले अकबर साहब पढ़ा रहा हूं ना। मैं बोला नहीं, 10th के बाद भी जूनियर कॉलेज 11, 12 भी पढ़ाना। तो 204 स्कूल्स अब जूनियर कॉलेज हो गए। फिर यह हो गया, 3 महीने पहले असेंबली हुई तो उसमें मैंने कहा कि 10th पढ़ ले रही, 12th हो जा रहा, उसके बाद क्या? तो बोले अकबर साहब कर दिया ना। मैंने कहा कर दिया नहीं, 204 पूरे के पूरे डिग्री कॉलेज होना, 4 बन गए, 200 होना है वो भी बना दूंगा। सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटी CEDM 14 करोड़, 49,310 बेनिफिशियरीज। माइनॉरिटी स्टडी सर्कल जहां पे सिविल सर्विसेज की ट्रेनिंग दी जाती है, नीट की, एमसेट की, आइल्स की, जीमैट की, आईसेट की, नाटा की, सब ट्रेनिंग दी जाती है, उस पर 17 करोड़। जुमला सुनिए, अब लोग बोलते मजलिस क्या करी, अकबर ओवैसी क्या करा, सुनो। अब तक 9 बरस में 5,834 करोड़, 5,834 करोड़ मुस्लिम बेनिफिशियरी और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो भी सुनो 27,08,693। क्या ये काम नहीं? क्या ये कारनामा नहीं? राजस्थान में प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है? नहीं है। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है? नहीं है। क्या राजस्थान में यहां के वैसा 4% रिजर्वेशन है? नहीं है। क्या राजस्थान में माइनॉरिटीज को ग्रांट दिया 10 लाख? और हमारे रियासत में 9 बरस में वक्फ बोर्ड का ग्रांट जो दिया गया, अगर मैं आपको बोलूंगा तो आप हैरत करेंगे, 513 करोड़ वक्फ ग्रांट दिया गया। और शादी मुबारक 2,338 करोड़ रुपया खर्च हुआ। मुस्लिम बच्चियां कितनी शादियां हुई, हुकूमत करवाई 2,76,000। 1 लाख दे दिए कितने लोगों को? 33,545। इंशाअल्लाह ये इंतखाब होने दो, हर साल मैं कह रहा हूं कि मैं 50,000 से जायद 1 लाख मुसलमानों को 1 लाख रुपए दिलाने की कोशिश करूंगा। राजस्थान और कर्नाटक में क्या इमाम और मौज़िनों को तनख्वाह दी जाती है? वहां भी कांग्रेस है ना।
ऐ कांग्रेस के पालकड़ो, बोलो, मेरी तकरीर का जवाब दो। कांग्रेस के गुलाम, बोलो, जवाब दो। अरे हम ये कराए इमाम मौजनों को, कितने पहले 10,000 थे, अब 17,000 इमामों और मौजनों को दे रहे हैं। 5,000 कांग्रेस ऐलान करी, 10,000 नहीं। 10,000 में अकबर अवैसी खामोश नहीं बैठेगा। अचली का पुजारियों को, पंडितों को 25,000 और हमारे इमामों को 10-12,000 नहीं, उनको 25 तो हमको भी 25। ये हम कराएंगे। अरे हम काम कर रहे हैं बाबा। आज सिर्फ इल्जाम लगाते हो, मजलिस क्या करी पूछते हो। अरे मैं बयान करते जाता हूं। राजस्थान में, कर्नाटक में भी इनकी हुकूमत है ना, है ना। उर्दू दूसरी सरकारी जबान है, यहां है ना। फिर बताओ मजलिस क्या करी, फिर पूछते हैं। आप बताओ कि मजलिस काम कर रही है। यहां आगे 7 टूम्स है ना, 7 टूम्स का रेनोवेशन हुआ नहीं हुआ? टूम्स खूबसूरत हुए नहीं हुए? कौन करवाए? मजलिस करवाई आगा खां फाउंडेशन के जरिए। क्या नहीं हुआ? और फिर गोलकुंडा के आगे उमूर मजहबी निजाम की जमीन है, वो जमीन को गवर्नमेंट से एक्वायर करके वहां पे शॉपिंग मॉल बना रहे हैं टूरिस्टों को आने के लिए। शॉपिंग करना, लाड़ बाजार नहीं, यहीं पे लाड़ बाजार बनाने का मंजूरी हमने हासिल की। ये शेखपेट है, शेखपेट के आगे 7 टूम्स का रास्ता है, वहां से ट्रैम जाएगी, ट्रैम हमने मंजूर करवाई। कहां तक? गोलकुंडा फोर्ट तक। ये चौखंडी है ना आगे, मालूम आपको चौखंडी कहां है? फिल्म नगर के रोड से जो आती है, रातों रात जमीन रोड में जा रही थी। कौन बचाए? कांग्रेस बचाई, आरएसएस का वो टिल्लू बचाया। अरे अकबर अवैसी आके बचाया। आज वहां जमीन है। जानी मियां बोले ना कि जूनियर कॉलेज डिग्री नहीं है, इंशाअल्लाह वक्फ बोर्ड के जरिए वहां चौकंडी पे हम इमारत बनाएंगे, जहां पे हमारे बच्चे बच्चियों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम का ट्रेनिंग का एक सेंटर बनेगा, कैरियर गाइडेंस का एक सेंटर बनाएंगे। अकबरुद्दीन अवैसी, हम ये चाहते हैं। अकबरुद्दीन अवैसी, हम ये कहना चाहते हैं। अरे पूछते हैं क्या किया? अरे पहली मर्तबा उर्दू दूसरी सरकारी जबान बन गई। हर दफ्तर में उर्दू दरखास्त लेना, ऑर्डर निकाले, मुतरज्जिम को रखा कि उर्दू में दरखास्त आई तो तर्जुमा करने वाला होना। सरकारी महकमे में उर्दू के चलन के लिए दरखास्तें उर्दू में ले ली जाएंगी। और ओन योर ऑटो स्कीम में 1,700 नौजवानों को ऑटो दिए गए। लोग बोलेंगे सिर्फ 1,700। अरे बाबा कोई चीज शुरू हो जाने दो। आज 1,700 है, 5 बरस के बाद यही चाहूंगा, बताऊंगा कि 50,000 को दिए, बताऊंगा। उसके बाद अखिलियती ओन योर कैब स्कीम 1,800 अफराद को टैक्सी दी गई। ये भी कम है, शुरू तो हो गई ना बाबा। आज 1,800 की मिली, इंशाल्लाह आइंदा 18,000 को दिलाएंगे। हम है ना, हम है ना, आप है ना, आपका इत्तेहाद है ना, आपकी जमात है ना, तो काम होते रहे हैं, होते रहेंगे। अखिलियती नौजवान बिलखुसूस खवातीन के ट्रेनिंग एम्प्लॉयमेंट के लिए पहली मर्तबा 100 से ज्यादा अखिलियती तलबा को IAS IPS की कोचिंग शंकरपल्ली में इस्लामिक कल्चरल डेवलपमेंट सेंटर के लिए 10 एकड़ जमीन लिया। मैं लिया ना। 1 एकड़ कितने में मालूम? 101 करोड़ में 1 एकड़ है। 1,000 करोड़ की जमीन ले ली है। हज हाउस के बाजू सिर्फ स्लैब पड़े हुए थे, 25 करोड़ मंजूर करवाए। हज हाउस का और एक ब्लॉक आएगा।
अनीसुल गुरवा 500 गज जमीन पे आ गया था, आज 4300 गज की जमीन पर 40 करोड़ की लागत से इमारत बन गई है। देखो जाके मजलिस क्या करी, पूछते हैं। अरे बता रहा हूं मजलिस क्या करी। पहले अनीसुल गुरबा कैसा था, मौल साहब यहां है, सिर्फ गरीब रहते थे, अनाज ले गए। मैं क्या कराया मालूम आपको, अनीसुल गुरबा की इमारत में यतीम गुरबा रहेंगे, स्कूल भी चलेगा, खाना भी मिलेगा, कपड़ा भी मिलेगा, सब होगा। जिंदाबाद। आप बताइए, फिर पूछते हैं मजलिस क्या करी। सुनते जाओ मजलिस क्या करी। 14 करोड़ रुपए की लागत से जामे निजामिया में ऑडिटोरियम बनवाया। सही है गलत? आलिम फाजिल कामिल 10th एसएससी के बराबर, 12th इंटरमीडिएट के बराबर, और कामिल जो है वो डिग्री के बराबर। मतलब कि 10th का एग्जाम नहीं लिखे, जामे निजामिया से आलिम और उसके बाद फाजिल और कामिल कर लिए तो मास्टर्स भी करते हैं। सीएम ओवरसीज स्कॉलरशिप में मैंने इंक्लूड करवाया कि ये अगर डिग्री के बराबर जामे निजामिया से अगर कोई पास करता है तो उसको मास्टर्स करने के लिए जामे अजहर, मक्का यूनिवर्सिटी, मदीना यूनिवर्सिटी जाने के लिए भी 20 लाख देना। फिर पूछते हैं क्या काम किया। मक्का मस्जिद कुतुबशाही दौर में बनी, उसके बाद दागदोजी नहीं, मजलिस करवा दी, पूरा हो गया। पूरे कमान गुलजार हाउस और 4 कमान का रेनोवेशन हो गया, मजलिस करवाई। हजरत बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी के पास में एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी और आईटी टावर आ रहा, मलकपेट में आ रहा है। मौला अली का रैंप बना, बाबा शरफुद्दीन साहब की पहाड़ी का रैंप बना। दरगाह बराने शाह साहब के पास वुमेन एम्पावरमेंट का सेंटर बन रहा है 20 करोड़ की लागत से। 308 एकड़ जमीन दिलवाई, किसके लिए? शादी खाने और मुस्लिम खबरस्तान के लिए पूरे तेलंगाना में मैंने लाया। और फिर पूछते हैं क्या किया। फकीर मुल्ला का खबरस्तान कोविड में हमने वहां पे तदफीन करवाए। हजरत फकीर मुल्ला की दरगाह की जमीन 50 एकड़ ली, मैं अपने जेब से 500 खुबूर खुदवा के रेडी रखवाया। कोविड में मरने के बाद वहां ला के गुस्ल दिया, कफन पहनाया, नमाज पढ़ी और मेरी टीम ने खबर में उतारा कोविड के पेशेंट। मजलिस क्या करी? 12 करोड़ का अनाज भेजा। फराज यहां है, गवाही देना। क्या आप आकर बल्लागुड़ा से लारियां भरकर क्या अनाज यहां जुबली हिल्स के लोगों के लिए नहीं ले गए? यहां है अनवर सादात, क्या नहीं भिजाया? पूरे शहर में 12 करोड़ का अनाज अकबरुद्दीन अवैसी भेजा। अरे आरएसएस के टिड्डे, अरे क्या तूने भेजा? नहीं भेजा। अरे हम भेजे, कोशिश करें। बहुत घरों तक पहुंचा, बहुत घरों तक नहीं पहुंचा होगा, मगर कोशिश तो की। ऑक्सीजन सिलेंडर्स दिए, 1,05,000 अनाज के किट, पूरे शहर में 1,40,000 पके हुए खाने के पैकेट्स बना कर दिया। क्या किसी ने किया? अरे इतनी हिम्मत है तो कांग्रेस में एक भी मर्द नहीं है तो आना था ना। चंद्रायन गुट्टे को आना था, अकबर ओवैसी के खिलाफ लड़ लेना था और बोलना था अकबर ओवैसी ना आए, कुछ नहीं करा। किसी में भी हिम्मत नहीं है। अकबरुद्दीन अवैसी, अकबरुद्दीन अवैसी, MIM क्यों नहीं आए? आना था, कोई नहीं आए। चंद्रायन गुट्टे में 15,000 बच्चों को पढ़ाता है अकबर ओवैसी।
कोई है आरएसएस का टिल्लू 5 को भी पढ़ा रहा है, या टिल्लू का और एक टिल्लू वो पढ़ा रहा है? कोई नहीं। 500 यतीम बच्चे हैं उसमें, मालूम आपको, और 200 ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिद ने वालिदा को छोड़ दिया। 200 ऐसे बच्चे हैं जिनके वालिद या वालदा सीरियस इलनेस, कैंसर या डायलिसिस के पेशेंट। अरे जुबली हिल में इतनी चौड़ी रोड नहीं होगी जितने रोड चंद्रायन गुट्टे में है। अरे हम काम करें। आपको मालूम अब 3000 बच्चों का एनरोलमेंट है। टोली चौकी शेखपेट से भी बच्चे आते हैं। फ्री नीट की कोचिंग है, फ्री इंटरमीडिएट की कोचिंग है, फ्री आइल्स की कोचिंग है, फ्री जीमैट की कोचिंग है, फ्री नाटा की कोचिंग है, फ्री एमसेट की कोचिंग है, फ्री डिग्री की कोचिंग है, फ्री इंजीनियरिंग की भी कोचिंग फ्री है। फ्री महाना 70 लाख रुपया सिर्फ तनख्वाहों में देता हूं मैं। कोई आरएसएस का टिल्लू दे रहा है? अरे सिर्फ इल्जाम। मजलिस क्या करी, मजलिस क्या करी? अरे मजलिस काम कर रही है। अकबर अवैसी काम कर रहा है। तुमने फिसादात के जरिए हमको लूटा, हमको तबाह किया, कमीशन बनाए हमारे गुस्सों को ठंडे करने के लिए। यहां बैठे मौलवी साहब, क्या गोपाल सिंह कमेटी नहीं बनी थी इंदिरा के दौर में? क्या सच्चर कमेटी नहीं बनी? क्या फिर उसके बाद कुंडू कमेटी नहीं बनी? क्या रंगनाथ मिश्रा कमेटी नहीं बनी? फिर सवाल यह है कि मुसलमान पिछड़ा हुआ क्यों है, मुसलमान कमजोर क्यों है, मुसलमान आखिरी क्यों है? इसलिए है मेरे पास और एक शॉकिंग फिगर है। हायर एजुकेशन डिग्री राजस्थान सारे इंडिया में नंबर 4 पर है। सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटी, सबसे ज्यादा हायर एजुकेशन के कॉलेजेस हैं। लेकिन हायर एजुकेशन में मुसलमानों का परसेंटेज कितना है मालूम? राजस्थान में जहां कांग्रेस की हुकूमत है, जो कल आई थी मोहतरमा प्रियंका गांधी, उनसे बोलूंगा जवाब दो। हायर एजुकेशन में मुसलमान 1.9% है राजस्थान में। आप बोलेंगे अकबर साहब इतने दिन से मजलिस कोड दे रहे हैं, यहां क्या है? यहां आएगा ना, यहां पे 9.7% है। MIM ये काम है। फिर पूछते हैं मजलिस ने क्या किया? अरे मजलिस कोशिश कर रही है हर दर पर, हर दरवाजे पर दस्तक देकर उसकी मदद, उसकी फरियाद को सुनने के लिए। अगर कोई दर छूट गया, कोई फरियाद हम नहीं सुने तो माफी चाहता हूं उस दर से, उस फरियादी से। लेकिन अल्लाह उसके रसूल की कसम, अकबर ओवैसी हर फरियादी की फरियादी को सुनने की कोशिश करता। अकबरुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी। सिर्फ बातें। फ्लड्स आया चंद्रायन गुट्टे में, 4.5 करोड़ रुपया मैंने अपने जेब से फ्लड के मुतासरीन को दिया। क्या कोई दिए? अरे हम काम करते हैं, फिर भी बात क्या करें? अरे ट्रेन में पुलिस वाला मार दिया ना, उसको इमदाद हम दिलाए नहीं दिलाए? उसकी बीवी को नौकरी दिलाए नहीं दिलाए? बच्चों को पैसे दिलाए नहीं दिलाए? स्कूल में पढ़ने का इंतजाम कराए नहीं कराए? राजस्थान में के रहने वाले इमाम साहब को भी गोली लगी थी उसी ट्रेन में, कांग्रेस 1 पैसा दी? यहां पे माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, वाह, माइनॉरिटी डिक्लेरेशन। राजस्थान में डिक्लेरेशन हुआ नहीं हुआ? राजस्थान में रिजर्वेशन मिला? राजस्थान में वक्फ ग्रांट मिला? राजस्थान में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप दिए, प्री मैट्रिक दिए, ओवरसीज दिए, टिमरी स्कूल के वैसा रेजिडेंशियल स्कूल दिए? यहां दे रहे हैं तो आप बोलेंगे क्यों दे रहे हैं? हाँ, क्यों दे रहे हैं? मजलिस है, आप
साथ है, हमारा इत्तेहाद है और इनके अब्बा है यहाँ पे। अभी बहुत बोलना है, बहुत बोलूंगा। अल्लाह हर एक से काम ले रहा है, अल्लाह हमसे लेगा। हम सीरियस ले। जुबली हिल फराज के साथ अकबर ओवैसी भी लड़ रहा है, इंशाअल्लाह जीत कर जाएंगे। और 30 तारीख को सिर्फ पतंग 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 रहेगी। वाखिर दाल अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।